बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। फेस टू फेस के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख। नाजरीन, कनाडा में रहते हुए अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी आपको बहुत कुछ कहने पर मजबूर कर देती है। कुछ लोग बहुत खामोशी से तन्हा अपने काम को, अपने मकसद को आगे बढ़ाते हैं। उनका मिशन होता है पाकिस्तान, उनका मिशन होता है पाकिस्तान की तरक्की, उनका मिशन होता है पाकिस्तान की तामीर, उनका मिशन होता है पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा, उनका मकसद होता है पाकिस्तान के बच्चों को आला तालीम देना, सेहत, और किसी भी मैदान में जहां पाकिस्तान को ज़रूरत होती है वो पेश नज़र आते हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर हम कनाडा के अंदर जिक्र करें तो वो चंद उन लोगों में उनका शुमार होता है जो बहुत खामोशी से अपना अहम रोल प्ले करते हुए जा रहे हैं। उन्होंने जिस मैदान में कदम रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कामयाबी अता फरमाई। बतौर बिजनेसमैन वो टायर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, लेकिन एज ए फिलंथ्रोपिस्ट देखा जाए तो कोई भी प्रोग्राम हो उनके बगैर अधूरा है। चाहे हुनर का हो, TCF का हो, इंडस का हो, सीना का हो, मैं किन किन इदारों का नाम लूँ जो यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान के लिए फंड रेजिंग के प्रोग्राम करते हैं। और जब नाम आता है तो हमारे सामने एक ही नाम आता है, वन एंड ओनली अजीज राकला साहब। अजीज राकला साहब, वेलकम टू अवर स्टूडियो टोरंटो 360 टीवी। बहुत शुक्रिया महमूद अली शेख साहब, आपने मुझे आज ये मौका दिया और मैं टोरंटो 360 टीवी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपके साथ बात करने में मुझे इसलिए ज़्यादा मज़ा आएगा कि आप पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रहें। लास्ट 5 साल से आप यहाँ हैं, मगर इन 5 सालों में भी आप वहाँ जाते रहते हैं एंड यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और आप सब वहाँ आजकल के भी जो हमारे जो भी लीडर्स हैं उनसे मिलते रहते हैं मुसलसल, तो आप मेरी बात सही तरह से उन तक पहुँचा सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अजीज राकला साहब पाकिस्तान के बारे में बड़े फिक्रमंद रहते हैं और उनको नई हुकूमत इमरान खान की गवर्नमेंट जब से आई है उनको ऐसा लग रहा है कि जब सूरज तुलू होगा तो उसकी किरणें जो है वो नजर आएंगी, और इसी तरह ये कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। लेकिन कुछ ऐसे इदारे हैं जिनमें वो चाहते हैं कि बेहतरी की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। मैं अजीज राकला साहब के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस चीज़ में हाथ डाला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कामयाबी दी है। अगर वो पाकिस्तान के किसी इदारे में एज ए बतौर चेयरमैन या हेड या सरपरस्ती कर लें तो वो इदारा यकीनन तरक्की की जानिब गामजन होगा। अजीज राकला साहब से मेरी मुलाकात कुछ अर्से पहले भी और तकारीब में वैसे हम मिलते रहे थे, लेकिन जब इनके साथ एक लंबी निशस्त हुई तो मुझे ये सुन के इनकी बातें और देख के बड़ी हैरत हुई। पाकिस्तान के लिए इतने बेचैन और इतनी ज्यादा दर्द क्यों रखते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज इन्हें अपने प्रोग्राम में मदऊ करूं और इनसे पूछूं, अजीज राकला साहब क्या वजूहत है कनाडा में रहते हुए आपका दिल जो है दीगर पाकिस्तानियों की तरह पाकिस्तान के लिए धड़कता रहता है, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मट्टी की मोहब्बत होती है और पाकिस्तान जैसी सोनी मट्टी कौन भूल सकता है। और ये कर्ज में उतार रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान ने बहुत दिया है। मैंने इतने सस्ते दामों में तालीम हासिल की, मेरे भाइयों ने तालीम हासिल की और आज हम सब उसी तालीम उसी तरबियत की वजह से दुनिया में कामयाब हैं। तो एक तरह से मेरे पे कर्ज भी है। और दूसरा ये है कि आमतौर से अगर काश हमारा मुल्क भी और मुल्कों की तरह बहुत कामयाब होता है। जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है जो होना चाहिए। यानी एक पाक सरजम, इसका नाम ही हमारे बुजुर्गों ने पाक रखा हुआ है। और जब वहाँ के मैं हालात देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ऐसा क्यों है। और मुझे ज्यादा तकलीफ इसलिए होती है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। और इस अल्लाह के करम से बहुत ही अच्छा हमें लीडर मिल गया है। वो गवर्नमेंट आ गई जो लोगों की बातें सुन रही है, वो गवर्नमेंट आ गई है जो मुल्क के लिए काम करना आता है, उनको आगे बुला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे में वो सलाहियत भी है, मेरे में वो जज्बा भी है, मोहब्बत भी है, तालीम भी है, जिसके जरिए मैं पाकिस्तान को कनाडा जितना माला माल कर सकता हूँ। अच्छा, मैं मुख्तसर तारुफ आपका कराता चलूँ, हमारी जो व्यूवर्स हैं उनको बताऊं कि अजीज राकला साहब ने तकरीबन 100 करोड़ रुपए से जायद अब तक जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों के अंदर इन्वेस्ट करें, यानी भिजवाएं, मदद की है पाकिस्तान की। उसके अलावा TCF उसके पास जो है वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, सीना एक बहुत बड़ा इदारा है उससे वाबस्ता है, बिजनेसमैन है, रियल इस्टेट से उनका, कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक है उनका, हुनर फाउंडेशन के ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर हैं। अजीज राकला साहब,
यही नहीं, अजीज राकला साहब की अगर जिंदगी के ऊपर नजर दौड़ाई जाए तो कौन सा अवार्ड है या कौन सी शख्सियत है जिनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हों, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हों, सेनेटर फैसल जावेद साहब हों, या हमारे असद साहब हों जो हमारे फॉरेन जो है वो साबिक जो है वो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स भी रह चुके हैं। कौन सी ऐसी शख्सियत है, कौंसलर जनरल हो हमारे यहाँ के, या अभी रिसेंटली फवाद चौधरी साहब आए थे, वो भी इनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। अजीज राकला साहब, माशाल्लाह इतनी आपकी जो है वो लोगों के साथ इन्वायरमेंट है, आप वाबस्ता हैं लोगों के साथ, और आप अपना मौकफ जो आपने पेश किया है कि कारोबार के आपने बताया कि ये उसूल हैं, और अगर आपने रोजगार हासिल करना है तो ये उसूल है, अगर इन उसूलों को अपना लिया जाए तो आप समझते हैं पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा? देखिए, मैं जो भी पाकिस्तान पैसे भेजे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सिर्फ वहां लोगों की मदद करने के लिए भेजे। दूसरी बात यह है कि मैं 3 मुल्कों में बड़ा हूं। मैं पाकिस्तान में नौकरी भी की है, कारोबार किया है, सऊदी अरब में भी नौकरी कारोबार किया है, और कनाडा के आज 30 साल से कारोबार कर रहा हूं। और मैंने कुछ अपने उसूल बनाए हैं, वो उसूल हर जगह कामयाब है। यानी वहां भी मैं 1 साल में, मुझे एबर्ट लेबोरेटरी ने 4 प्रमोशन दिए थे, कामरान मिर्जा साहब अब तक हयात है, उन्होंने दिए थे। इस तरह से वहां मैंने शिप ब्रेकिंग की, उसमें भी मैंने बड़ी कामयाबी से की पाकिस्तान के अंदर। फिर सऊदी अरब के अंदर प्रमोशन ही होते रहे नौकरी, फिर मैं वर्किंग पार्टनर बन गया, वहां भी बड़ी काम। और यहाँ कनाडा के भी अल्लाह का बड़ा करम है, यानी 2 काम किए, टायर का काम किए, उसमें अब भी हमारे यानी पूरे कनाडा की हर दुकान में हमारे टायर पहुंचे हुए हैं, और रियल एस्टेट में भी अल्लाह का बड़ा करम है। तो मैं ये कहता हूं, अब आपने शख्सियतों की बात की, तो मैं सबसे मिल चुका हूं, और आजकल तो मैं बहुत ही मिलता हूं, और मैं सबको जाके कह रहा हूं कि आप में जिस डिपार्टमेंट, पहले फिरदौस नकवी साहब हमारे ऑपोजिशन लीडर, उनके साथ मिलकर मैंने ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी बनाई। ठीक है। पहले तो मैं इलेक्शन से पहले की बात कर लेता हूं। मैंने 2011 में खान साहब से आधा दिन मुलाकात की, और उन्होंने कहा था मीडिया सेंटर मुझे बना के दो ताकि इंफॉर्मेशन पीटीआई को मिलते रहे। तो मैंने 2 मीडिया सेंटर बनाए। फिर जब 2018 के इलेक्शन हुए तो मैं इलेक्शन से 2 महीने पहले पहुंच गया। मैंने मस्जिदों में जाके फ्लायर बांटे, और मैंने 4 लोगों के लिए कैंपेन किया। खान साहब के लिए 241 नंबर कराची से, फिरदौस नकवी साहब के लिए, आरिफ अलवी साहब के लिए, और इमरान इस्माइल साहब के लिए, और चारों 4 माशाल्लाह कामयाब हो गए। मैंने इनके साथ फिजिकली भी मदद की, और जो भी फाइनेंशियल जरूरत होती है, पैम्पलेट छपवाने है, ये है, ऑफिस का खर्चा है, वो सारे मैंने किए। उसके बाद अब मैं फिर सब लोगों से मिलने, चलो हमारे हुकूमत आ गई, अब ऐसे लोग आ गए जो काम करना चाहते हैं, जो मुल्क को बदलना चाहते हैं, जो नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। फिर मैंने सबसे मिलना शुरू कर दिया, और मैंने पहले ट्रांसपोर्टेशन तो बोला अभी पैसों की कमी है या दूसरी गवर्नमेंट है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर जब मैं टूरिज्म में गया, मैंने रिपोर्ट बना के दी, वहाँ भी यही सवाल आया। तो जिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर आशिक अवान के साथ मैंने 3 दिन गुजारे, उनके गाँव भी मैं गया, जहाँ जाता हूँ लोग पैसे मांगते हैं, कहते हैं या तो आप डोनेशन करें या इन्वेस्टर लाएं। तो फिर मैंने सोचा कि पैसा तो पाकिस्तान पैसे से भरा हुआ है, पाकिस्तान से ज्यादा कोई अमीर मुल्क है नहीं। अगर जब मैं पाकिस्तान और कनाडा को कंपेयर करता हूं तो पाकिस्तान को तो ज्यादा अमीर होना चाहिए। कनाडा में तो हमारे 6 महीने बर्फ पड़ती रहती है, फिर भी देखे दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है। पाकिस्तान में तो आप 4 फसलें उगा सकते हैं, और जैसे खान साहब हमारे कहते हैं 12 मौसम है, काने हैं, और सबसे ज्यादा तो हमारे लोग हैं जो इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है। इसके अलावा अल्लाह मियां ने हमें कद में भी कोई पीछे किसी से नहीं रखा। आलम चन्ना हमारे वहां से आए, तो हम अल्लाह में से कोई शिकायत नहीं कर सकते कि अल्लाह मैंने हमें कोई नेमत नहीं दी है। सिर्फ ये है कि इन सारी ताकतों को, ये सारे वसाइल को सही तरह से एक सिम में डाला जाए। तो जब सबसे मैंने मिल लिया, और मुझे कहीं भी, तो मैंने एक बार, मुझे FBR में आप लगा दें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में लगा दें, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सही नहीं है। यानी पैसा तो इतना ही है पाकिस्तान में, लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अब वो जो पैसे वाले लोग हैं पाकिस्तान के, वो लोग टैक्स जमा करते हैं एक गरीब आदमी के बिहाफ। हमारा वहाँ गरीब आदमी पूरा टैक्स देता है, हर गरीब आदमी को देना ही पड़ता है, क्योंकि वो 10,000 कमाता है, 20,000 कमाता है, वो सारा के सारा वो खर्च कर देता है, और सारे डायरेक्ट टैक्स है, तो पैसा फिर अमीरों के पास, दुकानदार चला जाता है। अब ये आगे से वहां सारी गड़बड़ शुरू होती। अच्छा, हमारे अमीर लोग ये समझते हैं कि हम टैक्स बचा के पैसे वाले हो जाएंगे, लेकिन मैं सब कारोबारी लोगों से पाकिस्तान में कहना चाहता हूं कि जितना आप टैक्स देंगे इतने ही आप ज्यादा पैसे वाले होंगे। जैसे मिसाल तौर पे अगर सपोज करें आप जब हुकूमत को टैक्स देते हैं, हुकूमत ईमानदार है आगे से जो है इस वक्त, वो अवाम पैसा खर्च करिए, अवाम जाके फिर दुकानों में सीधे पहुंचते हैं पैसे लेके, तो अमीर लोग और अमीर होते हैं। आप एक अंदाजा लगाएं कि हमारी 200 मिलियन की आबादी है, कनाडा की 36 मिलियन की आबादी,
कनाडा में इस वक्त 45 बिलियनर हैं, जबकि पाकिस्तान में गिनती से हम 10 भी नहीं गिन सकते। तो इतनी बड़ी आबादी में इतना सारा पैसा जमा होता है, और हमारी सड़कें देखे, यानी अगर आप मुझे FBI का चेयरमैन या मुझे टैक्स कलेक्शन में लगा देते हैं तो मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं 2 साल में हमारा टैक्स कलेक्शन 50% बढ़ा दूंगा। और बिफोर इमरान साहब की अभी 3-3.5 जब बाकी है, मैं 4 गुना टैक्स कलेक्शन करता हूं, क्योंकि इसमें हमें एक तो सिस्टम बनाना पड़ेगा, किस तरह लोगों से टैक्स, दूसरा लोगों को समझाना पड़ेगा, तीसरा हमारे मीडिया की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम मीडिया के जरिए लोगों को समझाएंगे कि टैक्स देने के फायदे क्या है। तो मेरा जो भी कलेक्शन होगा उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा मैं मीडिया और पब्लिसिटी पे और हमारे जवानों पे जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उन पे मैं खर्च करना चाहता हूं, ताकि सब मिल के इस मुल्क को बिल्कुल उठा देंगे, क्योंकि पैसों की कमी है और पैसा हमारे अंदर ही है, वहीं पड़ा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब, रियासत मदीना की बात करते हैं कि रियासत मदीना, जी हाँ, जी, तो वो तो एक जाहिर एक जरिया है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, इससे अच्छी मैं तो कहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान करा दी है। मैं नमाज पढ़ता रहा इतनी जिंदगी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब नहीं पता था कि अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब पता चला इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब तो इनका बड़ा एहसान है पूरी कौम के ऊपर के, और मदीना की रियासत के उसूल पे तो मैं 3 दफा जिंदगी में कामयाब हुआ हूँ। ये मदीना की रियासत में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बड़ी खूबी थी, आप सच बोलते थे। यानी कि अब ये छोटी छोटी बातें, मैंने जिंदगी के 3 उसूल बनाए जो मुझे हर हिस्से में कामयाब आए, चाहे वो मेरे पाकिस्तान में शिप ब्रेकिंग की, या सऊदी अरब में काम किया, या कनाडा में आकर काम किया, या नौकरियां की। पहला है ऑनेस्टी का। ऑनेस्टी का मतलब कि आप हमेशा सच बोलेंगे, कितने ही बुरे हालात हो। आपको यकीन होना चाहिए कि हमारे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच को अपनाया तो हम क्यों नहीं अपनाते। तो एक तो सच बोलना चाहिए, दूसरा वादा पूरा करना चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए। ये बेसिक इस्लाम के उसूल है, बल्कि सारे मजहब हमें यही सिखाते हैं। दूसरा मेरा है हार्ड वर्किंग के ऊपर, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत करने में बड़ी बरकत है। और तीसरा मेरा जो है ह्यूमैनिटी का, यानी इंसानियत का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आजकल हर वक्त बात करते रहते हैं कि जो हमसे कमजोर तबका है अगर उसको उठाए तो पूरा मुल्क उठ जाएगा। और ये बहुत सही बात है, क्योंकि देखिए मैं वो बताऊं, अगर आप ईमानदार हैं और आप मेहनत कर रहे हैं और आप हर फैसले में उन लोगों का ख्याल रख रहे हैं जो आपसे कमजोर है, तो आपका फैसला गलत हो ही नहीं सकता। आपने 3H का प्रिंसिपल एंड ह्यूमैनिटी, इसको अपना ले, सारे मसले खत्म। अच्छा, इसके ऊपर से मैंने है ना एक और चीज बनाई है कि पूरी दुनिया में जो आप कामयाब मुल्क देखते हैं वहां लोग सच बोलते हैं, टाइम से माल डिलीवर करते हैं, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, और वो मुल्क बहुत स्कैंडिनेविया की बात करते हैं, हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, और कनाडा को देखें, दुनिया में सबसे अच्छी जगह रहने की है। यानी मैं समझता हूँ दुनिया में आप कनाडा आ गए तो आधी जन्नत तो आपको मिल गई। मैं इसलिए किस लिए कहता हूं कि यहाँ कोई टेंशन नहीं है, इसलिए सब लोग सच्ची बात करते हैं। तो मैंने यही ट्रिपल H के ऊपर से 2 चीजें और बनाई है कि हम रोजी 2 तरीके से कमाते हैं, या तो हम नौकरी करके रोजी कमाते हैं या हम कारोबार करके। अगर ये 2 चीजें हम ईमानदारी से करने लगे, इसके लिए मैंने नौकरी के 15 उसूल बनाए और कारोबार के 12 उसूल बनाए। अगर पाकिस्तान के लोग भी जिस तरह दुनिया के कामयाब कनाडा, स्कैंडिनेविया, इंग्लैंड जो कामयाब मुल्क है, इसी तरह से हम रोजी कमाने लगे, यानी नौकरी में वो 12 उसूल अपनाए, ईमानदारी से नौकरी करें और कारोबार भी ईमानदारी से हो, तो खत्म हो गए मसले। तो हमें एक तो है ना ये बड़ा लोगों को तालीम देनी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए, एक एक स्टेप लोगों को समझाया कारोबार का, नौकरी का। इस तरह से हम इसको बड़ी पब्लिसिटी करेंगे। हमें मीडिया की और इन लोगों की बड़ी जरूरत पड़ेगी, और इसमें सारे लोगों को हमें शामिल साथ लेके चलना होगा। तो इससे क्या होगा कि जब लोग समझ जाएंगे कि ईमानदारी से ही बरकत होती है, ईमानदारी से ही कामयाबी होती है, मेहनत से ही कामयाबी होती है, अपने कमजोर लोगों को साथ लेके चलने से ही कामयाबी। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचे, यानी आपका काम ये नहीं है कि काम तो लोग करेंगे, लेकिन आप लोगों की फलाह बहबूद का सोचे, तो फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो मैंने पूरे प्रोग्राम बनाए हुए हैं, वीडियो बनाए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जाऊंगा, आप अगर मेरा साथ दें, वहाँ सारे मेजर मीडिया चैनल से मुलाकात करें और ये मेरे प्रोग्राम लोगों को बताए। मैं 100% कामयाब हूँ कि हम 4 साल में पाकिस्तान, अब लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री लगेगी, सड़कें बनेगी, सब बात, मगर यहाँ हमारे इस वक्त जो मौजूद है, इन्हीं में से हम पूरे मुल्क को उठा सकते हैं। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाएगा कहीं मत, देखते हैं फेस टू फेस विद महबूब शेख। बहुत जल्द आते हैं अजीज राकला साहब के साथ, अपनी गुफ्तगू शरीर का दोबारा आगाज करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट महबूब शेख, हमारे साथ मौजूद है अजीज राकला साहब।
अजीज राकला साहब ने कहा कि हमारे पास जो वसाइल मौजूद हैं उन्हीं को बुरेकार ला के हमें तरक्की का सफ़र तय करना है, हमें इंडस्ट्री लगानी है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, ये बात की बात है। अभी हमें फौरी तौर पे किन चैलेंजेस का सामना है, किन मसाइल का सामना, हम अजीज राकला साहब से मालूम करें। अजीज राकला साहब, पाकिस्तान से आपकी बड़ी गहरी वाबस्तगी है, आप हमें ये बताएंगे कि आप पाकिस्तान से कनाडा कब आए? देखिए, मेरा सफ़र तो बड़ा लंबा है। मैं पहले बचपन थोड़ा सा शॉर्ट में, तो जी। मैं बिल्कुल चैरिटेबल इदारे में पढ़ा हूँ। रुस्तम जी पेस्तम जी स्कूल होता वहाँ पढ़ा, फिर सिंध मदरसतुल इस्लाम में पढ़ा। मैंने दिन में काम किया और रात को मैंने बीकॉम किया। इस तरह दिन में काम करके मैंने रात को, जिसको ICWA किया, जिसको आज चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कहते हैं, और मैंने नौकरियां की। पाकिस्तान केबल में काम किया, बड़े प्रमोशन में। एबल लेबोरेटरीज में 2 साल में उन्होंने मुझे 4 प्रमोशन दिए। उसके बाद में 1976 में मैं सऊदी अरब चला गया। सऊदी चला गया, वहाँ 5 साल नौकरी की, फिर पैसे लेके फिर पाकिस्तान आया और शिप ब्रेकिंग की 1981 में। और वो ऐसा वक्त था कि सारी मार्केट गिरी हुई थी, लेकिन मैं अपने उसूल ईमानदारी से काम किया, वो बड़ा कामयाब रहा शिप ब्रेकिंग। फिर मैं वापस कनाडा गया, क्योंकि मेरे पर और भी जिम्मेदारियां थी। फिर मैं कनाडा से सऊदी अरब से 1991 में मैं कनाडा आ गया। और कनाडा आके पहले 3 साल बड़ी स्ट्रगल की। जो नए लोग आ रहे हैं, इट्स नॉट इजी, मगर आप आके यहाँ का कल्चर समझ जाएं, यहाँ के उसूल अपना लें, सच बोलना शुरू कर दें, ईमानदारी करना शुरू कर दें, मेहनत करना शुरू कर दें, और यहाँ के जो चैरिटीज उसमें शामिल होते हैं तो बड़ी बरकत होती है और बहुत जल्दी काम है। और देन आई नेवर लुक बैक। फिर जब पैसे आ गए तो फिर मैंने पाकिस्तान जाके TCF के साथ मिलकर 16 स्कूल बनाए, जिनको मैं अब तक उनका खर्चा भी उठा रहा हूँ। फिर सीना के साथ मिलकर वहाँ लेबोरेटरी बनाई, उनका जो क्लिनिक है वो बनाया, और वहाँ 3000 मरीजों का इलाज होता है, वो भी मैं हर महीने उनका खर्चा भी जाता हूँ। फिर कनाडा के अंदर में YMCA में जाता था स्विमिंग करने, और इनका भी एक प्रोग्राम था जहाँ बच्चे नौकरी के लिए आते थे। तो अगर आप नौकरी में ऐसे ही जाएंगे तो आपको मैकडोनल्ड की तो नौकरी $10-12 की मिलेगी, लेकिन उस बच्चे को अगर कोई हुनर सिखा देते हैं, उसको आप कारपेंटर सिखा देते हैं, या उस जमाने में MS-DOS होता था कंप्यूटर, वही बच्चे को $20-22 की नौकरी। तो मैंने YMCA को ये बच्चे अडॉप्ट करने शुरू किया। मैंने जितने बच्चे आते हैं सबका मैं खर्चा दूंगा। तो YMCA ने इसके लिए मेरे लिए कहानी भी लिखी है। उन्होंने 12 कैनेडियन की कहानी लिखी, उसमें एक मेरी भी लिखी। उसके बाद ये हमारी जो 60वीं सालगिरह थी क्वीन एलिजाबेथ की, और जब इंडोनेशिया में सुनामी आई, जब भी मैंने हमारी ओंटारियो गवर्नमेंट के साथ मिलके जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया। तो इन सारी कनाडा की भी खिदमत के लिए मुझे उनकी 60वीं सालगिरह पे सिटीजन कनाडा का क्वीन एलिजाबेथ से अवार्ड मिला। और इस वक्त भी जब 150वीं सालगिरह हुई तो हमारी एक सेनेटर साहिबा हैं सलमा अताउल्लाह जान, उन्होंने एक ही पाकिस्तानी को प्रमोट किया, तो जो 150 कैनेडियन को अवार्ड मिले उसमें एक मुझे भी मिला। तो अवार्ड काफी मिले हैं, ये सारी चीजें। मगर इस वक्त एक ही है कि हमारा मुल्क को हम उठा सकते हैं, और अगर मुझे FBR में लगा दिया जाए, मैं सारे खान साहब हर वक्त कहते रहते हैं मेरा पैसा होता तो मैं ये करूं। खान साहब को मैं कहना चाहता हूं, तमाम मसाइल का हल जो है वो FBR बिल्कुल मौजूद है। हमारा जो कैश कलेक्शन है, अगर आप दुनिया के जितने मुल्क देखें, मैंने कनाडा का ये पूरा टैक्स का मैंने सिस्टम स्टडी किया है, किस तरह काम हो रहा है। भाई लोग एक गुल्ले में पैसे डालते हैं, उसमें से खर्च करते हैं। अगर वो गुल्ले में पैसे नहीं डालेंगे आप लोग, जो आप रख लेते हैं अपने पास, और आप देखें कि अब मैं कराची और इस्लामाबाद लाहौर जाता हूँ, मैं 150-200 रुपए में ढाबे बैठ के पूरा खाना खा लेता हूँ, 2 किस्म में सालन, चाय, सब कुछ। और आप किसी रेस्टोरेंट चले आए 6000 रुपए में खाना खाते हैं 2-3 लोग मिलके। इतना फर्क क्यों है? इसकी वजह है कि कुछ पैसे गलत जगह जमा हो गए और कुछ लोगों के हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये बड़ा सिंपल है, हमें कानून मैं चीन 200 दफा गया हूँ। मैंने चीन को, जैसे खान साहब भी कहते हैं, उन्होंने किस तरह गुर्बत की है मुझे स्टेप बाय स्टेप पता है। तो अगर हमें कुछ सख्तियां करनी पड़ेगी हमारे मुल्क को ऊपर उठाने के लिए, जैसे चाइना में एक बात है, कोई भी अगर मुल्क का मुफाद है उसके आगे कोई नहीं आ सकता। हुकूमत आपको कंपनी, आज अमेरिका में वो लोग एक रेलवे लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कैलिफोर्निया से लेकर एरिजोना तक। उनका बजट कोई $70 बिलियन है, वो नहीं बना पा रहे। और चाइना ने यंग से डैम बनाया, उनका सारे मसले हल कर दिए, तकरीबन 20 गांव खाली करा लिए और सब लोग खुश हैं। इन्होंने हर जगह। तो हमें एक बात कानून समझना हो कि मुल्क उठाने के लिए हमें किसी की भी पर्सनल चीजें हमें एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि जब मुल्क उठेगा तो सबको फायदा होगा। लेकिन अजीज साहब, एक प्रॉब्लम जो मैं खुद भी जाता हूँ पाकिस्तान, मैंने खुद भी देखा कि करप्शन जो है वो हमारे यहाँ बिल्कुल एक नासूर बन चुका है हमारे लिए।
और उसने इतना असर कर लिया है कि उसके बगैर रिश्वत लिए या दिए बगैर काम होता ही नहीं है आपका? देखिए, बेसिकली हम सब लोग ईमानदार हैं। पूरे दिन सिखाया जाता है हलाल की रोजी घर पर लेकर आए। आप अगर आदमी को उस माहौल में मजबूर कर देते हैं, अगर अगर देखें, हमारे वहां हमारे बड़े लोग कहते हैं कि मस्जिद के बाहर से जूतियां चोरी हो जाती है। आप सोचे कि आदमी कितना गरीब होगा कि वो ये अमल करेगा। राइट। हमारे यहाँ अगर पेट भरा हुआ आदमी होगा, आपके सामने कितनी चीजें रख ले, लोग छोड़ के चले आते हैं। हमारे यहाँ लोग बाहर फर्नीचर रख के चले आते हैं, क्या क्या चीजें ऐसे ही दे देते हैं। तो ये जब हर आदमी के पास पैसा पहुंचने लगेगा तो लोग ईमानदार होते जाएंगे। ईमानदारी, बेईमानी कोई आदमी दिल से नहीं करता, ये आदमी को मजबूर कराती है और फिर लोगों की आदतें हो जाती है। लेकिन हमें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें मीडिया के जरिए लोगों को समझाना पड़ेगा कि ईमानदारी के कितने फायदे हैं। और जब ईमानदारी से मुल्क में जब लोग टैक्स देने लगेंगे तो हुकूमत को इतने पैसे होंगे, इतनी नौकरियां होंगी, लोगों की तनख्वाह इतनी होगी कि ये कोई छोटी मोटी बेईमानी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। और जो बड़ी बेईमानियां हैं, हमारी मस्जिद है, हमारे मौलाना है, इन सबको हमें साथ लेना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ सारे इनकम टैक्स कलेक्शन में भी मैं मौलानाओं को बहुत साथ लूंगा, क्योंकि लोगों को समझाएंगे भी और टैक्स, और पूरी टीम बनाएंगे। और कम से कम ये टैक्स सिस्टम इंप्रूव करने से आप कम 2-3 लाख लोगों को तो अच्छी नौकरियां दे सकेंगे। और हम इनको पार्टनर बनाएंगे, सबको साथ लेके चलना है। अभी जो आपकी रिसेंटली हालिया मुलाकातें हुई हैं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट में या जिससे शब्बर जैदी साहब से मुलाकात हुई। देखिए, शब्बर जैदी साहब से मुलाकात, मैंने उनको यही कहा, देखिए जो पाकिस्तान में जो आदमी ब्यूरोक्रेट है या पाकिस्तान, वो कनाडा की नजर से सोच ही नहीं सकते जिस तरह हमने कनाडा को देखा है। राइट। तो हमारे पास जो हल है, जो खान साहब हमेशा कहते हैं कि इतने टैलेंटेड पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए, क्योंकि एक माहौल हमें टैलेंटेड, और हमने जो कामयाबी देखी है वो पाकिस्तान का कोई भी आदमी वो निजाम नहीं ला सकता, क्योंकि हमने यहाँ टैक्स दिया है, बहुत टैक्स दिया है, और हमने टैक्स का इस्तेमाल देखा और कामयाबी। अब पाकिस्तान में जो लोग होते हैं, जैसे जो उस सिस्टम से बड़े हुए हैं, वो खुद किसी न किसी तरह से वो करप्शन में इन्वॉल्व रहे अपने, तो उनका वो जहन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरा किरदार है, पूरी जिंदगी ईमानदारी से ठोक बजा के कहता हूँ, कहीं झूठ नहीं बोला, कहीं बेईमानी नहीं की। तो हमें यकीन है कि यही चीजें हमें कामयाब ले आएगी। और हमारे जैसे ही जहनों अगर वहां लोगों को समझाएंगे तो वो जब पैसा आने लगेगा सब आपके साथ हो जाएंगे। और मैं कहता हूं कि विद इन 2 years मैं 50% ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा दूंगा। आजकल हम लोग कह रहे हैं कि 5,000 अरब हो गए, 6.5 7-8 हजार, और खान साहब के 3 साल जब उनकी मुद्दत में मैं चौगुना कर दूंगा। कोई सवाल ही, आपके आधा 1%, 2% लोग टैक्स दे रहे हैं। वी कैन डू इट। टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आपने यकीनन कोई प्लान किया होगा, कोई जहन में आपके पास आया होगा कि आप इस तरीके से एफबीआर को अगर आपके हैंड ओवर किया जाता है तो आप इस तरह एफबीआर को रन करेंगे। लेकिन जो 7 लोग बैठे हुए हैं, जो अमला बैठा हुआ है, सबसे पहले उनको भी एजुकेट करने के लिए वो भी कुछ जहन में आपने कुछ बनाया हुआ है कि उनको किस तरह एजुकेट करेंगे आपको? देखिए, आज इमरान खान की वजह से हमारी पूरी कैबिनेट ईमानदार हो गई, एक करप्शन का केस नहीं आया। तो जब मेरे जैसा आदमी जाके एफबीआर में बैठेगा तो सब लोग, देखिए मैं पाकिस्तान का कोना कोना घुमाऊं, केटी बंदर से लेकर आप आजाद कश्मीर की पहाड़ियों तक, वजीरिस्तान, ये पूरा इलाका घुमाऊं, मुझे आज तक एक पाकिस्तानी नहीं मिला जो इस मुल्क से मोहब्बत ना करता। नो डाउट। और जिसको भी पता चल जाता है कि यार इसमें मुल्क का फायदा है तो आपके साथ हो जाता है। तो मैं लोग कहते हैं भाई रिपोर्ट बना के दो, मैंने ट्रांसपोर्ट पे 40 पेज का रिपोर्ट बना के दिया, कुछ नहीं हुआ। टूरिज्म पे बना के दिया, कुछ नहीं हुआ। जब मैं अंदर बैठूंगा एफबीआर में, वो सिस्टम तो पता है इतना % टैक्स है, ये वो है, तो आई विल लर्न वेरी क्विकली। और उसके हिसाब से जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको साथ लेके मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं। और ज्यादा मुझे हेल्प की जरूरत पड़ी तो कनाडा से 2-4 एक्सपर्ट बुला लूंगा जो यहाँ का टैक्स निजाम चला रहे हैं। और ये बड़ा प्यारा निजाम है। इसमें कनाडा में देखे ना, सबका इलाज मुफ्त है, तालीम मुफ्त है। ये कनाडा बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि गरीबों का मुल्क है। गरीबों का सबसे पहले ख्याल, जब भी तो यहाँ बरकत होती है। और रसूलुल्लाह की मदीना की रियासत में बरकत हुई। और खान साहब हमेशा कहते रहते हैं जिस मुल्क में एहसास होगा वहाँ अल्लाह मियाँ की नेमतें उतरती। फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को आप क्या समझते हैं, कौन से इकदाम करने चाहिए जिससे पाकिस्तान, इस वक्त आप समझते हैं पाकिस्तान, सबसे पहले तो ये मैं आपसे बोलूं कि पाकिस्तान राइट डायरेक्शन में जा रहा है? बिल्कुल सही जा रहा है, सही जा रहा है। आप इमरान खान की गवर्नमेंट से सेटिस्फाई हैं? 150% मुत्तफिक हूं, हर फैसले से। आप खान साहब को फौरी तौर पे कौन से इकदाम करने चाहिए जिससे मुल्क तरक्की की जानिब गामजन हो जाए? देखिए, मैं बहुत सारे मिनिस्टर से मिला हूं, सबके पास पैसों की कमी है। खान साहब भी अक्सर तकरीरों में कहते हैं कि मैंने आज 50 लाख लोगों पंजाब में मैंने हेल्थ कार्ड दे दिया।
अगर पैसे होते तो हम और भी दे देते, इस तरह से और इलाकों में। तो हर जगह बात ये आके ये कि पैसा नहीं है, फिर आप जाते हैं तो बोला डोनर ले आओ या इन्वेस्टर ले आओ। तो मैं कहता हूं कि मैं आपकी पैसे बनाने की मशीन बन जाऊंगा। राइट। मैं सारे डिपार्टमेंट को इतना पैसा दूंगा, या हमारे कौंसलर जनरल को भी, यहाँ इनको भी बड़े बड़े काम करने हैं, जो भी हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है ये भी बड़े काम करने चाहती है। आज क्या है, कनाडा वहां से कहते हैं हम पाकिस्तान को इतनी लोन दे रहे हैं, अफ्रीका को इतनी लोन दे रहे हैं, उसकी इतनी लोन हम देंगे। चूंकि एक निजाम, पैसा तो है, क्योंकि हमारे वहां आप देखें कि 10-10, 20-20 करोड़ कनाडा से खूबसूरत घर है और हमसे ज्यादा तादाद में इतने बड़े बड़े घर जितने वहां है, तो पैसा तो है वहां। सिर्फ हमें पैसे को स्ट्रीमलाइन करना है और इसको बांटना है लोगों में, और जो पैसा जो दे रहे हैं उनका सबसे ज्यादा फायदा हो, सबको समझाना। और मैं खान साहब को कहता हूँ जो कर रहे हैं आपको सब डिपार्टमेंट में पैसों की जरूरत है, वो मैं ला के दूंगा, और वही पैसा पड़ा हुआ है। कहना ये कि मेन इशू जो है वो फाइनेंशियली तौर पे पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन इज द मेन इशू। अगर टैक्स कलेक्शन को सही कर दिया जाए, पैसा ही पैसा है, तो पैसा हर इदारे के पास मौजूद होगा, उससे करप्शन भी खत्म हो जाएगी और लोगों में गुर्बत का अंसर जो है वो भी खत्म होगा। गवर्नमेंट आएगा, गवर्नमेंट इमरान खान से आते ही वो खर्चना शुरू कर देते हैं। तो आवाम के ऊपर जब खर्च होगा तो आवाम की सूरत हाल भी जो है भाई, जब आवाम पैसा खर्च होगा वही पैसा बाजारों में जाके खर्चेंगे, उस पर और वो टैक्स होगा। ये जैसे स्नोबॉल जिसको कहते हैं। आपने दो बातें और अभी कही कि आपने टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो बहुत अहम जो मुल्क के अंदर अहम किरदार अदा करता है, उसके हवाले से भी आपने कुछ बना के दिया, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए कराची का मैंने ट्रांसपोर्ट में पूरा स्टडी किया, वहां सब चीजें सही चल रही है। रिक्शा सही चल रहे हैं, लोग मोटरसाइकिल पर हर जगह आ जा रहे हैं। अगर कराची से हैदराबाद जाना है, लाहौर जाना है, कहीं भी जाना आप जा सकते हैं। दो चीजें वहां सही नहीं, उसका पूरा सिस्टम, एक तो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन और एक येलो टैक्सी। राइट। अब येलो टैक्सी में क्या, सिंध गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट थी वो कहती है 10 रुपए पर मीटर से ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। करीम कितना भी चार्ज कर रहा है, उबर कितना भी चार्ज कर रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। फिर इंटरसिटी में जो बसें चलती है आपकी स्टील मिल से लेकर पुरानी नुमाइश तक, वो 40 रुपए से ज्यादा किराया नहीं ले सकती। वो कैसे 40 रुपए में आपको लोगों को उसके ऊपर बिठाएगी और ले जाएगी, जबकि वो कराची से हैदराबाद जाना है, लाहौर जाना है, एयर कंडीशन बस में जाएं, आपको लड़कियां खाना भी सर्व करती है, सारी दुनिया भर के आप प्रोग्राम भी देखें, क्योंकि उनके प्राइस के ऊपर पाबंदी नहीं है कि आप 2600 ले, 2800 ले, 3200 ले, जो सर्विस दे। तो हमारे मुल्क में तो इतना कंपटीशन हो जाता है कि हर चीज, अगर आप ये दो जगह पे इन्होंने जो कंट्रोल रखा हुआ है। अच्छा, कराची में मैं बोलता हूँ कि पैसे नहीं है, बस स्टॉप ही नहीं है। अगर आप खाली बस स्टॉप बना दे, इसमें एडवर्टाइजमेंट ही लगा दे, तो पूरा कराची का इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा, ग्रीन लाइन की मैं बात करता हूँ, मैंने जब स्टडी किया तो मैं गली गली घूमा हूँ, आई गो टू द बॉटम। अब ग्रीन लाइन उन्होंने पूरा कॉरिडोर बनाया हुआ, अब वो चल नहीं रहा है क्योंकि बसें नहीं है। बसें उन्होंने बड़ी सोफिस्टिकेटेड 3-4 करोड़ रुपए की बसें, जब आज से 1.5 साल, अब तो वो बस 5 करोड़ की जर्मन बसें हैं वो जो लगानी है। मैं कहता हूँ वही बस ड्राइवर जो आपका जो सवारी को स्टील मिल से पुरानी नुमाइश टावर तक 40 रुपए में लाता है, उन्हीं को यहाँ कॉरिडोर में बस चलाने की इजाजत देते हैं। वो अपनी बसें लेके आएंगे, वो 30 रुपए में भी चलाएंगे, क्योंकि 20 मिनट में पूरा कॉरिडोर का चक्कर ले लेते हैं। यानी वही डिस्टेंस जो उनको 1.5 से 2 घंटा लगता है स्टील मिल से वहां आने में, वही डिस्टेंस वो मेरे ख्याल 20-25 मिनट में पूरा कर लेंगे। तो हमें ये बड़ी एक्सपेंसिव बसें भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों को बुलाएं, इन्हें का अपनी बस चलाएं, उन पे सुपरवाइजन कर दें कि आप इतने किराए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, और वो उनका टाइम इतना शॉर्ट है क्योंकि रुकना ही पड़ेगा, ट्रैफिक नहीं है कि सिग्नल नहीं है, वो फटाफट लोगों को लेके कॉरिडोर पर चक्कर ही मारते रहेंगे। वो अपनी बसें भी चलाएंगे, न सिंध हुकूमत को बस लगाने की जरूरत है, न सेंटर को बस लगाने की जरूरत है, और ये किराए से वो मालकान सारी सर्विस। जो हमारी इस वक्त बसें चल रही हैं उनकी सूरत हाल तो बहुत अबतर है, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। आप उन्होंने कहें कि भाई आप 100 रुपए किराया लें, आप 100 या 2 एयर कंडीशनर बस होगा ये किराया होना चाहिए, नॉर्मल बस होगा ये। जैसे हमारी कराची लाहौर, आप इस्लामाबाद लाहौर बसें चल रही है, एक से एक एयर कंडीशन बस है, ये बड़ी मशहूर कंपनी है। हाँ, ये क्या डेवू है, और भी इनके साथ कितनी हमारे लोकल भी शामिल हो गए, और हर आदमी अच्छे से। मैं बहुत दफा बसों में सफर करता हूँ, और मुझे होता है कि ये हमारे पाकिस्तान में कनाडा से अच्छी बसें चल रही है, एयर कंडीशन होती है, पानी दिया जाता है, आपको सैंडविचेस दिए जाते हैं, आप दुनिया भर की फिल्में देखें, आप अपने प्रोग्राम देखें, जो PIA में नहीं है वो बसों में प्रोग्राम है। तो हमारे मुल्क में और हमारे लोगों में हर चीज है, सिर्फ FBR में आप लगा दें मुझे, इंशाल्लाह सारे मसले हल कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज रागला साहब हमसे बातचीत करने का।
नाज़रीन, अजीज़ राखला साहब के साथ हमने गुफ्तगू शुरू की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अजीज़ राखला साहब कहते हैं कि सारे मसाइल का हल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर है, क्योंकि वहीं से पैसे की रेल फैल होनी है। अगर उसको कनेक्ट कर दिया जाए दीगर इदारों से तो तमाम मामला सही हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैंने 50 लाख हेल्थ कार्ड जारी कर दिए, अगर मेरे पास मज़ीद रकम होती या पैसा होता तो मैं मज़ीद इसको बढ़ा देता। वाकई में पैसा इस वक्त बहुत अहम जो है वो रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के लिए। हमें IMF के पास जाना पड़ता है, कभी हमें हमसाया ममालिक के पास देखना पड़ता है, कभी हम सऊदी अरब से जो है वो तेल मांग रहे होते हैं, और कभी हम जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जो है उनकी तरफ नज़रें जमाए हुए बैठे हुए होते हैं कि वहाँ से शायद हमें कोई इमदाद मिल जाए। पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के अंदर FVR बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकता है। और मेरी जो हमारे वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, जो अहम लोग हैं जो सरपरस्ती कर रहे हैं निदारों की, जो निदारों के अंदर लोगों को अपॉइंट करते हैं, उनसे बहुत ही मौदबाना गुजारिश है कि वाकई में अजीज़ राखला साहब जैसी शख्सियत किसी इदारे की ऑन करने के लिए तैयार हैं, और वो चैलेंज कर रही है कि 2 या 3 साल के अंदर मुझे कुछ नहीं, कोई कि नहीं, उनको किसी मराद की वो जरूरत नहीं है। वो कहते हैं मैं बिला तनख्वाह बगैर किसी मराद के मैं पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता हूं, और वहां बैठ के मैं बता सकता हूं कि FVR के निज़ाम को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है, पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अजीज़ राखला जैसे लोगों की शख्सियत जो है वो मौजूद है। ये वो चेहरा है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। मैं अपने प्रोग्राम के इख्तिताम से कबल सिर्फ एक ही बात अल्लामा इकबाल की आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल का कहना है कि मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी है, मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी है, सजदे में पड़े रहना हमारी इबादत नहीं है। और फिर वो दोबारा कहते हैं, दाग सुजूद तेरे माथे पे हुआ तो क्या हुआ, दाग सुजूद तेरे माथे पे हुआ तो क्या हुआ, कोई सजदा ऐसा भी कर जिसके ज़मीन पर निशान रह जाए। पाकिस्तान कनाडा जिंदाबाद।